हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लूसेंट, जिसमें कि 100 प्रश्न को कवर करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके होंगे ऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। जैसा कि आपको बताया कि लूसेंट से आपका रिलेटेड जो हर एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा आता है, और डेफिनेटली आप कोई भी कंपटीटिव एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो लूसेंट आपको जो है काफी ज्यादा आपको जो है पढ़ना और काफी ज्यादा ये आपको जो है इंपॉर्टेंट आपका होता है हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं और 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो पूरी वीडियो को माइंड कंस्ट्रेट करके देखना है और साथ ही आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का भी प्रयास करो। तो आइए शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि कार्य का मात्रा क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा था। बिल्कुल हम लोग जो है लो टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो आप लोगों को ध्यान में से देखते चलना है और साथ ही अटेम्प्ट लेने का भी प्रयास करना है। कहीं पर भी सेट वगैरह आप कुछ भी लगाते हैं तो वहाँ पर जरूर आप लोगों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अटेम्प्ट लेने से क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और साथ ही आपको पता चलता है कि आप इनमें से कितना को अटेम्प्ट ले पाते हो। और ऐसा नहीं कि आप वीडियो सिर्फ देखने से आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब या फिर कोई भी अगर लूसेंट वगैरह पढ़ते हैं तो जरूर आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि कार्य का मात्रा क्या होगा, ये आपको पर पूछा रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना यहाँ पर आप सभी लोगों को राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जूल। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही आप लोगों को याद रखना है ऊर्जा का भी जो यूनिट आपका पूछा जाता है, तो ऊर्जा का भी जो एसआई यूनिट होता है ये भी आपका जूल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगर बल के बारे में अगर बात करें कि बल का एसआई यूनिट क्या होता है तो आपका न्यूटन हो जाएगा। वाट के बारे में पूछा रहा था, शक्ति का जो यूनिट आपका होता है ये आपका वाट होता है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है ऊर्जा का ही जो छोटा मात्रक होता है, सॉरी न्यूटन का जो आपका सीजीएस मात्रक होता है ये आपका डाइन होता है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा है प्रकाश वर्ष इकाई है। बताइए कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई होती है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई होती है। दो खगोलीय के पिंडों की जो बीच की दूरी होती है इसे प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कि एम्पियर किसका मात्रक है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एम्पियर जो मात्रक होता है ये आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये आपका एम्पियर होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन सा नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया अधिवर्ष दिया गया, चंद्रमाह दिया गया और प्रकाश वर्ष दिया गया, इनमें से कोई नहीं दिया गया। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या पूछा रहा है कि समय का कौन सा मात्रक नहीं है, तो यहाँ पर आपका प्रकाश वर्ष हो जाएगा राइट आंसर। और प्रकाश वर्ष जो होता है ये आपका जो है दूरी का मात्रक होता है, ना कि आपका समय का मात्रक होता है। दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी, यानी कहने का मतलब है कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा जो तय की गई फासला होता है इसे हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा है पार्सेक इकाई है। तो बताइए कि पार्सेक किसकी इकाई है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। दूरी का जो इकाई होता है ये आपका पार्सेक होता है। तो यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि लंबाई का यानी दूरी का सबसे जो बड़ा मात्रक होता है कौन सा होता है, तो ये आपके जो आपके पार्सेक होते हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि इनमें से जो सुमेलित आपका नहीं दिया गया, जैसे कि यहाँ पर आपको डेसिबल दिया गया। तो आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ध्वनि की जो प्रबलता या ध्वनि का जो प्रदूषण होता है इसे डेसिबल में मेजर किया जाता है, मापा जाता है, रेट किया जाता है। और अशुशक्ति जो होता है ये ध्वनि शक्ति की इकाई को रिप्रेजेंट करता है। और समुद्री मील की दूरी, जो समुद्री मील है इसे क्या होता है कि दूरी की इकाई जो होता है ये आपका समुद्री मील होता है। यहाँ पर आपको दिया गया सेल्सियस, तो यहाँ पर आपको दिया गया उष्मा की इकाई। तो यहाँ पर आपको बताना ये आपका गलत है या फिर आपका सही है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो पूछा रहे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो सेल्सियस यहाँ पर आपको दिया गया ये करता क्या है, तो ये आपका जो उष्मा को नहीं नापता है ये बल्कि टेम्परेचर को बताता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये टेम्परेचर को रीड करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर अगर आपको तापमान अगर दिया रहता है तब यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। लेकिन उष्मा की इकाई दिया गया ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। उष्मा की इकाई मैंने अभी रिवील किया हुआ है, इसका आपका जूल होता है, लेकिन यहाँ पर आपको सेल्सियस दिया गया तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा पूछा है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि ल्यूमेन जो मात्रक होता है आपका ज्योति फ्लक्स का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक है, तो आपका ल्यूमेन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पास्कल इकाई है। तो पास्कल किन की इकाई है बताइए, तो ये आपका हो जाएगा दाब। दाब की इकाई क्या होता है, तो आपके पास्कल होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है कि कैंडिला मात्रक है। तो बताइए कि कैंडिला किसका मात्रक होता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि कैंडिला जो मात्रक होता है ये आपके ज्योति तीव्रता का होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछा है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो याद रखना है कि जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है इसका जो यूनिट होता है आपका न्यूटन पर आपका मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के
समान बीमीय सूत्र नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपका किसका जो है बीमा सूत्र समान नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक आपको यहाँ पर पूछा जाता है, जैसे कि आपको यूनिट से रिलेटेड आपका पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका दिया गया बल का आपका क्या होता है, तो आपका न्यूटन होता है। जबकि अगर हम लोग दाब की बात करें तो बताइए दाब का जो यूनिट होता है ये क्या हो जाता है, तो दाब का आपका क्या हो जाता है, ये आपका पास्कल हो जाता है। क्या हो जाता है, पास्कल हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको जैसे कि दिया गया कार्य का यूनिट क्या होता है, आपका जूल होता है, और ऊर्जा का भी क्या होता है, जूल होता है। भार का अगर हम लोग देखें तो आपका न्यूटन होता है, और बल का भी क्या होता है, आपका न्यूटन होता है। अच्छा, आवेग का जो यूनिट होता है ये क्या होता है, और संवेग का क्या होता है, तो संवेग का भी होता है मीटर पर सेकेंड, और आवेग का भी आपका होता है मीटर पर सेकेंड। तो जिसका यूनिट सेम रहेगा उसका जो डायमेंशन आपका होता है, बीमीय सूत्र होता है, ये आपके समान होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका डायमेंशन किसका आपका अलग अलग हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए का आपका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका जो यूनिट आपका दिया गया आपका अलग अलग दिया गया, और यूनिट से ही डायमेंशन आपका निकाला जाता है, बीमीय सूत्र निकाला जाता है। तो जिसका यूनिट समान नहीं रहेगा तो उसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, आपका समान नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो एक करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है अदिश राशि है। तो अदिश राशि में क्या क्या होता है, तो सदिश राशि हम लोग उसे कहते हैं जिसमें कि परिमाण और आपका दिशा दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। और अदिश राशि हम लोग उन्हें कहते हैं जिसमें कि सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड आपका होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा जो होता है इसमें क्या होता है कि आपके जो है डायरेक्शन आपका नहीं होता है, सिर्फ आपका परिणाम होता है, परिमाण होता है, जिसमें कि आपका एनर्जी, जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ में अगर होगा तो निश्चित तौर पर एनर्जी है, तो उसमें डायरेक्शन की किसी प्रकार की आवश्यकताएं नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, अब डिसीजन आपको खुद से लेना है कि सदिश राशि क्या हो जाएगा, जिसमें कि परिमाण और दिशा आपके दोनों होंगे। तो वेग में आपका जो है परिणाम भी होता है और दिशा भी। किसी भी अगर बात किया जाए किसी भी डायरेक्शन में अगर कोई वस्तु अगर रनिंग कर रहा है तो उसमें निश्चित दिशा देना जरूरी है, और साथ ही उसमें जो स्पीड उसका है वो उसका एक प्रकार का आपका परिणाम है। तो ये आपका सदिश राशि के अंतर्गत आ जाएगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो संवेग और यहाँ पर आपको बताना है कि वेग से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका द्रव्यमान हो जाएगा। चूंकि देखिए इसका फॉर्मूला आपका एक होता है, यानी कि यहाँ पर आपको पूछा क्या जा रहा है कि पदार्थ के संवेग, क्या पूछा जा रहा है, तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को किस रूप में जाना जाता है, तो आपका एक फॉर्मूला आपका होता है जिसमें कि P बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, तो एम भी लिखते हैं। एम बराबर जो होता है ये आपका P बटे आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका भी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए पूछा क्या जा रहा है, अनुपात के बारे में पूछा है, मतलब संवेग और वेग के। तो ऊपर वाला P से आपका मोमेंटम होता है जिसको हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं, और V से आपका वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये जो है पूरी रूप से अगर देखा जाए तो ये आपका द्रव्यमान का आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो ये आपका द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की डैश समान होती है। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा, तो इसका जो है त्वरण आपका समान होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि 2 kg द्रव्यमान वाले 5 न्यूटन बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा, ये आपको पर पूछा रहा है। सिंपल इसको फॉर्मूला पर आप लोग एडजस्ट करेंगे तो ये आपका निकल जाएगा। एफ बराबर आपका एम ए फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 न्यूटन का यहाँ पर आपको बल दिया गया तो 5 रखेंगे, और एम के जगह पर आपको 2 kg रखना है, बराबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। और 5 बटे आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 2.5 हो जाएगा। और 2.5 आपका क्या निकला हुआ है, यानी ए का मान निकला है। तो ए का आपका यूनिट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 2-3 ऑप्शन में आपको 2.5 दिया गया है। तो ए का जो आपका एक्सेलरेशन का जो आपका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसमें कि ऑप्शन ए में यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है कि किसी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना हो। यहाँ पर आपको बताना है कि ये कौन से न्यूटन के कौन से गति नियम को फॉलो कर रहा है, ये आपको पर पूछा है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है कि प्रथम जो है कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था तब तक बनाए रखती है जब तक कि उसके बाद जो है बाह्य बल कार्य ना करे। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है। और द्वितीय नियम अगर देखा जाए तो इसमें संवेग परिवर्तन, जैसे कि अगर देखा जाए तो P बराबर mv को आपका दर्शाता है। और अगर तृतीय को हम लोग देखें तो प्रत्येक क्रिया के बीच अन्य प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रथम गति नियम को कौन सा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि न्यूटन का प्रथम गति नियम। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि गतिशील वस्तु की स्थिति बना रहता है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंतर्गत जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया न्यूटन गति के विषयक प्रथम नियम। अब देखिए ऑप्शन बी में दिया न्यूटन गति के द्वितीय नियम, तृतीय नियम, और यहाँ पर आपका दिया है गति के नियम। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। प्रथम लागू अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए में ही यहाँ पर आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फिर याद रखना ये क्वेश्चन आपका जनरली आपका रिपीट किया जाता है हर एक प्रकार के एग्जाम में। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अब
यहाँ पर आपको दिया गया अश्वारोही गिरने का आकांक्षा का कारण क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। यानी अश्व यानी जो घोड़सवारी होता है ये पीछे की ओर क्यों गिरने लगता है, अगर अचानक घोड़ा अगर चलने लगे तो ये गति के प्रथम यानी जड़त्व के नियम का ये आपका जो है पालन करने लगता है। इन्हीं कारण से क्या होता है कि गिर जाता है। तो ये आपका विश्राम आपका जड़त्व के अंतर्गत आपका रखा जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उनमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, किसके द्वारा समझाया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो न्यूटन का जो है फर्स्ट लॉ के द्वारा इसको समझा जा सकता है। कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था में तब तक रहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि बल का गुणनफल क्या क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो बल जो एफ बराबर आपका होता है ये आपका ए में होता है, मतलब द्रव्यमान और आपके जो है त्वरण का गुणनफल होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया, तो बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे शरीर का वजन यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी जगह पर ज़्यादा होगा, या जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर आपको सही दिया गया ये आपको यहाँ पर छांटना है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है कि पृथ्वी की सतह पर सभी जगह पर एक समान होता है, तो ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। हर एक जगह पर एक समान आपका नहीं हो सकता है पृथ्वी की सतह पर। जैसा कि जी का मान आपको पता है कि अलग अलग जगह पर आपका अलग अलग होता है। 9.8 हालांकि देखा जाए तो पृथ्वी के आपका जो है सतह पर होता है, यानी ध्रुव पर होता है। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तो ये आपका सटीक दिया गया है। क्योंकि ध्रुव पर जो आपका जी का मान होता है ये आपका 9.8 मीटर पर सेकंड आपका स्क्वायर होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा। तो यहाँ पर आपको देखिए न्यूटन में दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपको भार दिया गया। यही व्यक्ति अगर चंद्रमा पर जाएगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा। तो ऑप्शन देखिए और बताइए कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि किसी भी व्यक्ति का अगर भार अगर यहाँ पर 600 न्यूटन है, चंद्रमा पर जाएगा तो इसका 1/6 हो जाता है। इसको कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में डी में दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि पृथ्वी की सतह पर किसी का भार यहाँ पर आपको दिया है 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो न्यूटन में इसका भार यहाँ पर आपको दिया गया। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसका द्रव्यमान आपका कितना होगा। तो देखिए एफ बराबर आपका फॉर्मूला होता है एम ए होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको द्रव्यमान बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको पूछा क्या जा रहा है, भार के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका एक जगह पर आपको जी रख करके आपको चलना है। फॉर्मूला एफ जो आपका होता है एफ बराबर आपका एम ए होता है, लेकिन यहाँ पर आपको न्यूटन से रिलेटेड दिया जा रहा है। तो ये का मान चूंकि यहाँ पर आपको दिया नहीं गया, आपको जी से रिलेटेड आपको पूछा रहा है और इतना कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता भी होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको देखिए 29.4 दिया गया है, तो एफ की जगह पर 29.4 रखेंगे, चूंकि आपका न्यूटन में जो वैल्यू आता है ये आपका एफ का ही आता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। और बट्टे अगर हम लोग जी की अगर बात करें तो ये आपका लगभग अगर देखा जाए तो 9.8 के आपके करीब आपके होते हैं। तो 9 पॉइंट आप लोग 8 यहाँ पर रख सकते हैं। इसको यहाँ पर आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। या फिर जी का मान अगर लगभग अगर देखा जाए तो आप 10 के करीब भी बिल्कुल आप जो है मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको 10 के करीब आपको नहीं मानना है। यहाँ पर आपको जो मानना है 9.8 यानी एक्यूरेट ही आपको मानना है। अब इसको आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये आपका जो कटेगा 8 चौक 32, यानी कि अगर देखा जाए तो आपका इतना आपका यहाँ पर हो चुका है। अब इसको आप लोग जो है खुद से जो है कैंसिल आउट आप लोग कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर आपका आएगा ये आपको 24 नंबर का इसका जो राइट आंसर आएगा ये आपका जो है 3 बार में आपका कटेगा। 8 3 कितना हो जाएगा 24। इसको कैंसिल आउट कीजिए, ये आपका 3 बार में कट जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको जो है काट लेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि। तो देखिए अंतरिक्ष में अगर देखा जाए तो वायुमंडल आपका नहीं होता है और ना ही तो किसी प्रकार का ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पर आपका लगता है। इन्हीं कारण से वहाँ पर क्या है कि भारहीनता महसूस किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, वह चंद्रमा पर भारहीनता होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है यहाँ पर आपको कहा जा रहा है यहाँ पर आपको जो है 1 किलोग्राम यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि 1 किलोग्राम राशि दिया कि इसका वजन कितना होगा, यानी एफ बराबर आपको पूछा रहा है। इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो आपका mg का होता है, ठीक है। एम का वैल्यू देखिए कितना दिया गया, 1 न्यूटन दिया गया और जी का मान हमें कितना रखना है 9.8 रखना है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 9.8 न्यूटन हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन जो यहाँ पर आपको दिया गया ऑप्शन सी में दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका टॉर्क हो जाएगा। चूंकि टॉर्क का यहाँ पर आपको डायरेक्टली आपको फॉर्मूला के बारे में पूछा जा रहा है, जिसको जड़त्व आघूर्ण यानी टॉर्क बराबर जो होता है आपका जड़त्व आघूर्ण गुना आपका जो है त्वरण आपका इसका फॉर्मूला ही होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान
9 डिग्री से कहाँ पर बढ़ा दिया जा रहा है, तो 3 डिग्री पर बढ़ा दिया जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका क्या है कि जैसे कि जल के बारे में पूछा रहे और यहाँ पर आपको क्या पूछा रहा है, आयतन के बारे में पूछा रहा है। तो देखिए आयतन को हम लोग भी से लिखते हैं, इसके लिए एक ट्रिक है आपका, इसके लिए हम लोग जो है भी लिखते हैं, चूंकि घनत्व और आयतन में अगर पूछेगा तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आयतन को हम लोग क्या लिखते हैं, भी के रूप में, वॉल्यूम लिखते हैं, और भी आपका इस प्रकार से आपका होता है। तो पहले आपका क्या हो जाएगा 3, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 9। तो आपको पता होगा कि जल जो होता है ये 0 डिग्री से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 4 डिग्री जो आपका जल का जो सेल्सियस में आपका मान होता है ये सबसे आपका अधिकतम होता है, यानी घन तो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, तो 9 से हमें कहाँ जाना है, तो 3 पर जाना है। तो भी हम लोग बना दिए हैं, चूँकि वॉल्यूम उसको इंग्लिश में बोलते हैं, यही आपका ट्रिक है। और यहाँ से आपका पहले घटेगा, उसके बाद फिर क्या होगा आपका बढ़ेगा। तो पहले घटेगा, उसके बाद क्या होगा बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर क्या होगा बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको देखिए पहले इसका आयतन क्या होगा, घटेगा फिर बढ़ेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको दिया गया, तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, मिस नहीं करना इस प्रकार के प्रश्नों में। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा, ये आपका बर्फ पूछा रहा है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है उससे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो देखिए जो बर्फ जो होता है इसका घनत्व जो होता है कम होता है, और जैसे कि बर्फ ले लिया जाए और फिर बर्फ किसी भी वाटर में अगर रख दिया जाए तो यहाँ पर ये क्या होता है कि आपका तैरने लगता है। इसका मात्र एक ही रीजन होता है कि बर्फ का जो घनत्व होता है ये पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब बर्फ फैलता है या फिर पानी के टंकी या फिर पानी के छोटे पाइप में आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि जब बर्फ पिघलता है तो क्या होता है कि पानी टंकी का जो पाइप होता है वो फट जाता है, या फिर कोको कोला या फिर ठंडा वाटर अगर देखेंगे आप लोग तो क्या होता है कि थोड़ा सा ऊपर में कम रखा जाता है, यानी पूरा भरा नहीं जाता, क्योंकि उसको कहीं पर अगर फ्रिज वगैरह में अगर सेटअप किया जाए तो ऐसा नहीं कि वो जमने के बाद जो है डब्बा फट जाए, क्योंकि उसका घनत्व जो है काफ़ी कम होने के कारण से वो फैलता है। तो इन्हीं कारण से आपका होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा रहे हैं कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उससे जमने दिया जाता है तो बोतल क्यों टूट जाता है, ये आपको पर पूछा रहे। तो यहाँ पर देखिए दिया गया कि पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा आ रहा है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, ऐसा क्यों होता है, ये आपको बर्फ पूछा रहा है। इसका मात्र एक ही कारण होता है कि बर्फ में जो है सड़क की अपेक्षा जो है इसमें कम घर्षण होता है, इसके कारण से यहाँ पर फिसलन वाला जो है जमीन के रूप में बन जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जाता है तब जहाज का जो स्तर क्या होगा, ये आपको पर पूछा रहा है। तो जब समुद्र में जाएगा तो इसका स्तर उठ जाएगा, क्योंकि समुद्र का जो पानी होता है इसका घनत्व अधिकतम होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए एक नदी से कहाँ जा रहा है, तो ये जा रहा है कहाँ पर, समुद्र में जा रहा है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, पहले स्तर जितना था उतना होगा, ये आपका गलत दिया गया, थोड़ा ऊपर उठेगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। तो लोहे की कील पारे पर इसलिए तैर पाती है क्योंकि पारा का जो घनत्व होता है ये लोहे के अपेक्षाकृत जो अधिकतम होता है। अब ऑप्शन पढ़िए और आंसर लगाइए कि क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है, लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, तो अधिक होता है। पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, तथा पारे से क्या होता है, तो कम होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि पानी का घनत्व अधिकतम कहाँ पर होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तुरंत मैंने अभी आपको जो है रिवील किया हुआ है कि पानी का घनत्व जो होता है ये अधिकतम कहाँ पर होता है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने रखा है, आप सभी लोगों को बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व अधिकतम होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगी, क्या अपरिवर्तित रहेगा, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो इसमें जो है आपका घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है, ये आपको पर पूछा रहा। तो एक भाग जो है ऊपर होता है और 9 भाग जो होता है ये आपका नीचे होता है, यानी समुद्र में जो बर्फ होता है 9 भाग क्या होता है इसका नीचे रहता है और 1 भाग ऊपर दिखता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दिया गया है कि दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है, इन्हीं कारण से आपका क्या होता है, चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्योंकि हवाई जहाज में क्या होता है कि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है वायु में कमी के कारण, यहाँ पर आपको दिया गया वायु दाब में कमी के कारण। तो यही यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट आपके सामने, यहाँ पर आपको बताना है कि ऊंचाई जगहों पर पानी 100 डिग्री के नीचे तापमान पर
क्यों उबलता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए वायुमंडलीय जो दबाव होता है ये जैसे हम लोग ऊंचाई के जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर आपका कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि साबुन के बुलबुले का अंदर का जो यहाँ पर आपको बताना है कि दाब किस प्रकार से होता है। तो ये देखिए वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है, तभी क्या होता है कि साबुन या सिर्फ अपमार्जक के अगर देख पाएंगे कि बुलबुला जो आपके बाल्टी के अंतर्गत रहता है या ऊपर आने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि वो पानी के अंतर्गत जो दबाव होता है ये अधिकतम होता है और वायुमंडल से अधिक आपका जो है पानी का आपका दबाव होता है। यहाँ पर आपको दिया गया है वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है, इन्हीं कारण से ये क्या होता है कि ऊपर आने लगते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर में, ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि वायु दाबी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत करता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो वायु जो आपके दाबी होता है जिसमें कि वेरोमीटर के बारे में पूछा जाता है या फिर थर्मामीटर का अगर रीडिंग अगर अचानक नीचे आ जाता है तो ये किस प्रकार के मौसम को इंडिकेट करता है, तो ये तूफानी मौसम को इंडिकेट करता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर डी होगा। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों पकता है ये आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अधिक दाब पर पानी अधिकतम तापक्रम पर उगलने लगता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फूट जाता है, ऐसा क्यों होता है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा वायु दाब घट जाता है, इन्हीं कारण से ये फूट जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी में ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्ट कवर कर रहा हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आपका गुब्बारा है और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि बाहर से भी क्या होता है इस पर दबाव लगा रहा होता है और अंदर से भी हवा दबाव लगा रहा होता है, इसलिए क्या होता है कि पृथ्वी पर ज़्यादा गुब्बारा जो है फटता नहीं है। और यही अगर ऊपर जाएगा वायु दाब अगर कम हो जाएगा, इधर मान लीजिए कि किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है और अंदर से काफ़ी ज़्यादा आपका प्रेशर है, तो ये क्या हो जाएगा फट जाएगा। तो यही सब छोटा छोटा आपका रीजन है, ज़्यादा कुछ आपका है नहीं कॉन्सेप्ट में। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगा नाभिकीय संलयन के कारण से। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और हाइड्रोजन बम के बारे में अगर पूछा जाता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। राइट आंसर है आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे हैं जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है ये आपको हमारा पूछा रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपका स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग दबाते हैं गद्दा को तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी आपका स्टोर हो जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट होगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। चली हुई गोली में क्या गतिज ऊर्जा नहीं है, तो डेफिनेटली आपका जो है चली हुई जो गोली होती है इसमें आपका जो है गतिज ऊर्जा आपके होते हैं। अगला में देखिएगा कि यहाँ पर आपको दिया गया बहता हुआ पानी, इसमें भी गतिज ऊर्जा होता है। चलता हुआ हथौड़ा में भी होता है, लेकिन खींचा हुआ धनुष में जो है गतिज ऊर्जा नहीं होता। जब हम लोग धनुष को पीछे कमान को खींचते हैं तो यहाँ पर आपका जो है स्थितिज ऊर्जा आपका स्टोर हो जाता है और पुनः वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका जो है कमान खींच दिया गया है तो इसमें आपका जो है गतिज ऊर्जा नहीं है, आपका स्थितिज ऊर्जा इसमें आपका स्टोर है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाती है तो इसके गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको हमारा पूछा रहा। तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का आपका फॉर्मूला सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका हाफ mv² होता है और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि वस्तु की चाल यानी वेलोसिटी अगर 2 गुना कर दिया जाए तो इसके जो है आपके काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सपोज कीजिए कि पहले अगर आपका वेलोसिटी अगर 1 है और ये इसको 2 गुना कर दिया जाए तो 2 हो जाएगा और इसमें 2 बढ़ेगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 4 गुना आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 गुना आपका कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है। तो राइट आंसर है यहाँ जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन का वैध ठहराता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो कौन सा गलत है बताइए। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा नियम है जो कि इसको वैध ठहराता है, मतलब इसको गलत साबित करता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो करता है ऊर्जा का संरक्षण नियम करता है। जो ऊर्जा का संरक्षण नियम ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही तो खत्म किया जा सकता है। लेकिन जल अगर देखा जाए तो जल को नष्ट भी किया जा सकता है और खत्म भी किया जा सकता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वो गिरने से बच जाए। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जैसे कि मौत कुआं में अगर गाड़ी चलाया जाता है तो अभी के अंदर बल लगता है, और दूध से अगर क्रीम निकाला जाता है जैसे कि ये मान ले जाए, और यहाँ पर आपने क्रीम निकालते हुए देखा होगा, इस प्रकार से घिरनी यहाँ पर आपका चलाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर घिरनी अगर चलाया जाता है तो ये बाहर की ओर क्या होता है कि जितने भी आपका मतलब दूध वाला भाग होता है ये बाहर की ओर जो है आपका जाने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर की ओर जा रहा है तो ये आपका अपकेंद्र बल कार्य कर रहा है। जो केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है उसको हम लोग अपकेंद्र बल बोलते हैं, और केंद्र की ओर लगता है तो इसे हम लोग अभिकेंद्र के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आप केंद्र बल के नाम से इसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें किस प्रकार के परिवर्तन होगा। तो देखिए ऑप्शन, और यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी देखिए पूछा जाता है कि 1 kg के अगर मान लिया जाए सामान को अगर मतलब चंद्रमा पर अगर ले जाया जाता है तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई भी प्रभाव नहीं होगा क्योंकि द्रव्यमान आपका नहीं बदलता है, बल्कि अगर भार देखा जाए तो ये आपका पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर 1/6 गुना हो जाता है। पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु अगर चंद्रमा पर 6 है, ये पृथ्वी पर आएगा तो 6 गुना हो जाएगा, और ये पृथ्वी से अगर ऊपर जाएगा चंद्रमा पर तो 1/6 गुना हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु यहाँ पर आपका द्रव्यमान जो है नहीं बदलेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब तक अधिक मालूम पड़ता है, ये आपको हमारा पूछा रहा। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जब लिफ्ट त्वरित गति के साथ अगर ऊपर जाएगा तो भार अधिकतम महसूस होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वही त्वरण गति के साथ अगर नीचे आएगा, त्वरण करने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी में उसका परिवर्तन होगा, मतलब उसका वेग में लगातार परिवर्तन होगा, मतलब स्पीड से जाएगा वेग में उसका परिवर्तन होते रहेगा तो कम महसूस होगा, और वेग से अगर ऊपर जाएगा तो अधिक। अगर समान चाल से जाएगा तो ना तो आपको कमी महसूस होगा और ना ही तो आपके जो है अधिकतम आपके महसूस होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाए। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा कुछ मैं रिवील आपका नहीं कर रहा हूँ। बाकी प्रैक्टिस सेट अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको चलाए जा रहे हैं तो आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। और साथ ही आप अगर दरोगा का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड आपको कल से आपका दरोगा का या तो फिर आज से ही आपको शुरू कर दिया जाएगा। और बिहार पुलिस का आपका जो प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हमने जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो अभी आपका लेटेस्ट आपका बुक आया हुआ है जिसमें कि मैंने 10 लगभग 11 जो प्रैक्टिस सेट तक कवर किया हुआ है, आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। फुल डिस्कशन से आपका चलेगा क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पर आपका हाई लेवल का दिया गया। लूसेंट में ज़्यादा कुछ आपका दिया नहीं गया, हालांकि आगे अगर बढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्वेश्चन आपका जो है मॉडरेट लेवल का आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो क्या पूछा जा रहा है कि लिफ्ट में अगर कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष भार जो है वास्तविक भार से कम महसूस कर रहा है तो इसका मतलब क्या। तो लिफ्ट जो है त्वरण गति के साथ वो आपका नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है त्वरण गति के साथ नीचे आएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के जो है सबसे नज़दीक है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे मैंने आपको बता दिया है कि 1/6 गुना हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है लोलक की कलावधि क्या होती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लोलक की कलावधि के बारे में बताना है कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, लंबाई के ऊपर पर जो है निर्भर करता है। जैसे कि लंबाई जितना भी आपका रहेगा, अगर मान लिया जाए कि ये आपका लोलक है, इसका लंबाई अगर बढ़ा दिया जाए तो ये सुस्त हो जाएगा, धीरे धीरे चलेगा, जबकि अगर कम कर दिया जाए इसका लंबाई तो ये आपका और अधिक आपका चलने लगेगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। तो गर्मियों में क्या होता है कि जो आपके मेटल होते हैं इसका जो हुआ इसमें एक्सपेंशन आपका होता है, मतलब इसमें जो है लंबाई में बढ़ जाती है। जब लंबाई बढ़ जाएगा तो इसका क्या होगा, मतलब गति आपका धीमा हो जाएगा। तो यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गर्मियों के दिन में लंबे होने के कारण राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% अगर बढ़ा दिया जाए तो उसका यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आवर्तकाल कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, देखिए यहाँ पर आपको परसेंटेज में दिया गया है कि 4% अगर बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि अगर 4% अगर बढ़ा दिया जाता है तो इसका आधा बढ़ता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि पार्श्व विकृति, पार्श्व विकृति का मतलब होता है किसी के सतह में विकृति हो। तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा है। डायरेक्ट यहाँ पर आपको फॉर्मूला पूछे गए हैं, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फटाक से आपको ऑप्शन देखना है और अटेम्प्ट भी लेना। 3 से 4 सेकंड का आपको टाइम मिल ही जाता होगा, इतने में आपको अटेम्प्ट लेना है। राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका जो है आपका पवासो आपका अनुपात हो जाएगा।
ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण से होता है। जनरली आप लोग लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो सतही तनाव के कारण से होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि तेल दीप की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर चढ़ता है, तो ये केशिकत क्रिया के कारण से चढ़ता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है केशिका क्रिया के कारण से, तो राइट आंसर यहाँ पर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे कि श्यानता की इकाई क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहे, तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे कि जो श्यानती की आपका इकाई होता है ये आपका पाइज होता है। राइट आंसर यहाँ जो आपका सी करेक्ट, सॉरी ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे उत्प्लावकता किससे संबंधित है, ये आपको हमारे पूछा रहे। फ्रेंड्स याद रखना है जो उत्प्लावकता जो आपका बल होता है, यानी उत्प्लावन जो बल होता है, जब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका टप में जो है पानी आपका भरा हुआ है, इसमें अगर हम लोग एक बॉल को अगर रख दें तो बॉल क्या हो जाएगा, तो ऊपर के सतह पर रहेगा, और बॉल जो है जितना पानी के सतह पर बल लगा रहा होता है, और पानी भी क्या होता है कि उतने ही बल जो है अंदर से लगा रहा होता है। तो पानी के द्वारा जो बल लगाए जाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं उत्प्लावकता बल बोलते हैं, या फिर इसे उत्प्लावन बल के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपके किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत से आपका जो है संबंधित है। राइट आंसर यहाँ जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताइए कि किस देश से जो है संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है ग्रीस से आपका संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है आर्किमिडीज जो ये कहाँ से संबंधित है, ये आपके जो है ग्रीस से संबंधित है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे हैं कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, ये आपको हमारा पूछा रहे हैं, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना है आप सभी लोगों की ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति जो है ये आपके अनुदैर्घ्य होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करती है, आपको हमारा पूछा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो चमगादड़ होते हैं ये 20,000 हर्ट्ज से भी जो है अधिक तरंगों की ये छोड़ता है, तभी ये क्या होता है कि रिफ्लेक्ट होकर के जो है पेड़ पौधों से सुनाई पड़ता है, और इन्हीं कारण से क्या होता है कि चमगादड़ जो है ये पेड़ पौधों से टकराते नहीं हैं। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। परासरब तरंगे, परासरब तरंगे क्या होता है, तो 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक ध्वनि को अगर प्रोड्यूस किया जाता है इसे परासरब तरंग के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि परासरब वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है, आपको हमारा पूछा रहे, तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो अभी तुरंत मैंने अभी एक्सप्लेन किया हुआ है कि 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक होगा तो ये आपका परासरब तरंग के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि ध्वनि तरंगे क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ध्वनि तरंगे बताइए कि किस प्रकार के तरंगे हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो ध्वनि तरंगे जो होता है ये आपके लंबवत तरंगे होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि श्रव्य परिसर में ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि वायु में ध्वनि की चाल दिया गया है 332 मीटर प्रति सेकंड है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का चाल कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा। तो ध्वनि का जो चाल है ये आपका इतना ही रहेगा, क्योंकि दाब पर जो है ध्वनि का चाल ये डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा है कि ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ पर होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ध्वनि की जो चाल अधिकतम होता है ये इस्पात में होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। वायु में ध्वनि का जो वेग होता है ये लगभग 332 मीटर पर सेकंड होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि 100 डेसिबल का शोर स्तर दिया गया है कि निम्न में से किसके संगत होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे। 100 डेसिबल दिया गया यहाँ पर आपको, यानी कि जो डेसिबल में मापा जाता है इसमें ध्वनि को मापा जाता है। और यहाँ पर आपको बताना है कि 100 जो डेसिबल यहाँ पर आपको दिया गया शोर ये किसके संगत है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो ये किसी मशीन या दुकान से आने वाली जो है शोरगुल से संबंधित होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए तो यहाँ पर आपको बताना है कि उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित अंतर के कारण किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसका बताइए कि हमारा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो ऑप्शन आपको देखना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अटेम्प्ट लेना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए केवल जो है ध्वनि की गुणवत्ता को देख करके पता किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है एक जेट यहाँ पर आपको दिया गया, एक जेट वायुयान है जिसमें कि दिया गया है 2 मार्च के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होगा तो वायुयान की चाल कितना होगा, ये आपको पर पूछा है। तो यहाँ पर देखिए आपको राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये आपका जो है
मतलब इसको आपको सिंपली 2 से गुना कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको y1 के 4 पूछा है और यहाँ पर आपका सिंपली आपका गुना हो जाएगा, तो ये आपका जो है 600 आपका जो है 64 आपका हो जाएगा। तो याद रखेंगे और राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल इकाई का जो प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता को जांच करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये आपको हमारा पूछा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि ध्वनि तरंगे जो होता है ये आपका जो है परावर्तन, क्या पूछा रहा है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है, तो ये आपका जो है परावर्तन के कारण से। और अगर ये पूछा जाता है कि प्रतिध्वनि प्रोड्यूस होने के लिए जो है कितना डिस्टेंस चाहिए, तो ये जो है आपका 17 मीटर का दूरी चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए। अगला देखिएगा पूछा रहा है कि सोनार का अधिकांश प्रयोग लाया जाता है। तो सोनार का जो सबसे पहले तो देखिए सोनार का यहाँ पर आपका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है। इसका मतलब होता है आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। याद रखेंगे आप सभी लोग कि साउंड नेविगेशन एंड आपका रेंजिंग आपका होता है। और यहाँ पर आपको बताना है कि सोनार का प्रयोग जो है क्यों लाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ऑप्शन देखिए और बताना यहाँ पर आप सभी लोगों को राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नौचालकों के द्वारा जो है सोनार को लाया जाता है, सोनार के द्वारा अल्ट्रासोनिक वेव को छोड़ा जाता है और जिससे कि पता किया जाता है कि कौन सा वस्तु जो है कहाँ पर समुद्र के अंदर गिरा हुआ है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति होने के कारण उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए इसे हम लोग कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट के नाम से जाने जाते हैं। किसी भी ध्वनि का जो स्रोत की आवृत्ति जो है उतार चढ़ाव होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या क्षीणता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण से होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो है आपका डॉपलर इफेक्ट के कारण से होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए केल्विन पर आपको निकालना है और मानव बॉडी का अगर हम लोग टेम्परेचर की अगर बात करें तो ये लगभग अगर देखा जाए तो आपके लगभग 37 के आपके करीब होता है। कितना होता है, लगभग 37.6 होता है। सॉरी आपका 36.6 होता है एक्यूरेट, लेकिन लगभग आपका 37 के करीब आपका लिया जाता है। और हमें जाना कहाँ पर है, केल्विन पर इसको चेंज करके जाना है। तो सी से हमको कहाँ जाना है, के पर, मतलब केल्विन पर जाना है। तो टी के 273 इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है। इसको आप लोग ऐड करेंगे तो आपका 310 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में से एक ही रहेंगे, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपको रट ही जाना है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि तापमान जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर आपका एक ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहे कि न्यूनतम संभव तापमान ये कितना हो सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो याद रखेंगे कि न्यूनतम जो संभव तापमान होता है ये -200 आपका जो है 73 सेल्सियस तक आपका हो सकता है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो सेल्सियस होता है इसका रेंज कितना होता है, तो 100 से लेकर के इसका जो रेंज होता है ये आपका 273 आपके जो है सेल्सियस के बीच होता है। तो याद रखना है यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो फ़ारेनहाइट में पूछा रहा है तो 98 समथिंग आपका होता है, लेकिन 98 डिग्री यहाँ पर आपको मान करके चलना है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए राइट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा रहे एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान लगभग कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका जो है 36.6 होता है, लगभग 37 के करीब लिया जाता है। ऑलरेडी मैंने अभी आपको तुरंत एक्सप्लेन जो है कर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल में दिया गया है कि छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, ऐसा क्यों होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका देखिए बी करेक्ट हो जाएगा। लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है आणविक संचलन के द्वारा उष्मा का संचरण क्या कहलाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। आणविक संचरण के द्वारा जो है उष्मा का संचलन क्या कहलाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। इसे संवहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो संवहन कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित द्रवों में अगर आपको पूछा था कि वायुमंडल जो है किस घटना के कारण से जो है गर्म होता है, तो ये आपका संवहन के कारण से होता है। अगर क्षण की बात करें तो ये चालन विधि के द्वारा गर्म होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा रहा है कि निम्नलिखित द्रवों में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक बताइए कि निम्न में से यहाँ पर आपका जो है कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका पारा हो जाएगा, जो कि उष्मा का काफ़ी अच्छा चालक है। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारा जो है कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो -39 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये जमता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि समान मोटाई के कपड़े की 2 परतें उसके 2 गुना मोटाई के कपड़े की 1 परत से अधिक उष्मा धारण करती है, इसका कारण क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो कारण यहाँ पर देखिए आगे क्या दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। दोनों परतों के बीच जो है संपुष्टि वायु के कारण से ऐसा होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है
ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट है। सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, इन्हीं कारण से जो है क्योंकि उष्मा का अगर एब्जॉर्बन की अगर बात जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि आपका काला वस्त्र हो गया तो उष्मा का काफ़ी ज़्यादा अवशोषण करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा और सफ़ेद में कम होता है। अगला में देखिए पूछा रहे कि न्यून तापमान का अनुप्रयोग होता है, तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय जो है यहाँ पर आपका प्रोत्साहन एवं दूर मिति में, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण की दर जो है तेज हो जाती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। यानी ऊर्ध्वपातन कहने का मतलब है कि किसी भी ठोस पदार्थ का बिना द्रव अवस्था में गए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, इसे वाष्पन के रूप में जाना जाता है। और साथ ही आपको याद रखने की पूछा जाता है कि ऊर्ध्वपातन के गुण को कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो कि प्रदर्शित करता है। ऑप्शन में आपको दिया रहता है नेप्थलीन दिया रहता है, और ये सभी जो है तो ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेप्थलीन हो गया, नौसादा जिसको हम लोग कपूर के नाम से जानते हैं। तो ये सभी याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा है कि मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़िए और सटीक जो लगे आपको आंसर हिट करना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पसीना जो आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, नहीं होना, ये आपको यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे पूछा रहे किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है वाष्पीकरण। क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो 100 डिग्री से जो है कम पर ही उबलने लगता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहे कि भाप से, यहाँ पर आपको बताने कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलने से, तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भाप में जो है गुप्त उष्मा पाया जाता है, तो यहाँ पर आपको दिया कि भाप में गुप्त उष्मा होती है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि उष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण नियम को ये फॉलो करती है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहे प्रकाश तरंग किस प्रकार के तरंग है, यहाँ पर आपको पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, प्रकाश तरंग जो है आपका अनुप्रस्थ तरंग है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपका कवर होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो याद रखेंगे कि प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के आपका समान होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो 100 प्रश्नों को जो है कंप्लीटली मैंने आपको रिवील कर दिया हुआ है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तब तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।